हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सूरज सर आज आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी। तो बच्चों, आज हम लोगों को वर्नर साहब की जो थ्योरी थी ना, उस वर्नर साहब की थ्योरी को हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है कि क्या वर्नर साहब ने जो थ्योरी दी थी बच्चों वो सही है। तो जो वर्नर साहब की थ्योरी थी ना, वो थ्योरेटिकल के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल भी थी। और वर्नर साहब ने उस थ्योरी को कैसे प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली, आइए उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और हम लोग भी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके वर्नर साहब के काम में योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि वर्नर साहब की थ्योरी ने क्या कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बच्चों जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास कितने प्रकार की वैलेंसी होती है बच्चों। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चों, उसके पास कितने तरह की वैलेंसी होती है बताइए। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी द सेंट्रल मेटल एटम हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। आप सभी जानते हो कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास बेटा कितने प्रकार की वैलेंसी होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी वैलेंसी होती है मेरे बच्चों। तो पहली वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी। कौन होती है बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी कौन होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये होती है ना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और हमारे वर्नर साहब की जो थ्योरी है, ये थ्योरी पूरी की पूरी इसी दोनों वैलेंसी के ऊपर डिपेंड है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बच्चों, ये आयोनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। तो यही हमको प्रूफ करना है कि एनी सेंट्रल मेटल एटम है टू टाइप ऑफ वैलेंसी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, among which प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। जिसमें कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है बच्चों। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो आइए उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे वर्नर साहब ने बेटा कितने तरह के कॉम्प्लेक्स लिए थे। तो आपको मैंने बताया था ना कि हमारे वर्नर साहब 4 तरह के कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स लिए थे। एग्जाम्पल तो हमारे वर्नर साहब ने लिया था कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस का बच्चों। कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल लिया था, एमीन कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें 4 तरह के कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस को उन्होंने लिया था। वो 4 तरह के बच्चों कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या थे, तो आपको मैंने पहले बताया है कि वो 4 तरह के कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस। पहला था आपका COCl3.6NH3, पहला ये था, ठीक। दूसरा था COCl3.5NH3, तीसरा था COCl3.4NH3, और मेरे प्यारे बच्चों जो चौथा था वो था COCl3.3NH3। अब देखिए हमारे वर्नर साहब ने तो 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेज ले लिए। अब एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे वर्नर साहब ने जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, जो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया था, वो कैसे दिया था। ये 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेज उन्होंने लिया था। कितने तरह के कॉम्प्लेक्सेज लिए थे बच्चों, 4 तरह के। ये चारों कॉम्प्लेक्सेज आपको समझ में आ रहे हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए किस मेथड का हेल्प लिया, तो उन्होंने अपने थ्योरी को मेरे प्यारे बच्चों वेरीफाई करने के लिए प्रेसिपिटेशन मेथड का हेल्प लिया था।
जो पहला मेथड उन्होंने हेल्प में लिया उस मेथड का नाम था प्रेसिपिटेशन मेथड। तो आइए उस प्रेसिपिटेशन मेथड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे वर्नर साहब का जो प्रेसिपिटेशन मेथड था, उस प्रेसिपिटेशन मेथड के आधार पर हमारे वर्नर साहब ने अपनी थ्योरी को कैसे वेरीफाई किया कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जिसमें प्राइमरी आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल होती है। आइए इसको प्रेसिपिटेशन मेथड के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए कि हमारे वर्नर साहब ने प्रेसिपिटेशन मेथड के आधार पर कैसे अपनी थ्योरी को वेरीफाई किया था। प्रेसिपिटेशन मेथड के आधार पर अपने थ्योरी को कैसे वेरीफाई किया था, आइए समझते हैं। तो देखें यहाँ कि यहाँ पर बच्चों हमारे वर्नर साहब ने कितने Cl माइनस कितने Cl देखे 3, यहाँ पर भी कितने Cl देखे बच्चों 3, यहाँ पर भी कितने देखे 3, और यहाँ पर भी कितने Cl दिखे उनको 3, और आपको भी यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या अपेक्षा कर सकते हो? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हियर द गेटिंग Cl माइनस आयन? यहाँ से आप कितने Cl माइनस को प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हो? यहाँ से कितने की? यहाँ से और यहाँ से। यानी इन चारों कॉम्प्लेक्सेज में आप Cl माइनस आयन को प्राप्त करने की जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, जो आपकी चाह है वो क्या है? तो यहाँ पर भी 3, तो आपने कहा कि यहाँ से भी सर 3 Cl माइनस हमको मिल सकते हैं। यहाँ पर भी कितने Cl हैं? तो यहाँ पर भी 3 Cl माइनस है। यहाँ पर भी कितने हैं? तो यहाँ पर भी 3 Cl माइनस है और यहाँ पर भी 3 Cl माइनस है। यानी फॉर्मूले के हिसाब से आपको चारों कॉम्प्लेक्सेज में, फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों आपको चारों कॉम्प्लेक्सेज में 3 Cl माइनस दिखे। अब हमारे वर्नर साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जब हम इस कंपाउंड के अंदर, इन कॉम्प्लेक्सेज के अंदर AgNO3 को एक्सेस अमाउंट में मिलाएंगे, यानी जो कॉम्प्लेक्सेज आपको ये 4 दिए गए हैं, जब इन चारों कॉम्प्लेक्सेज में बच्चों हम AgNO3 को मिलाएंगे तो यहाँ से AgCl को प्राप्त करने की, यानी AgCl को प्राप्त करने की जो संभावना होगी, जो अपेक्षा होगी, वो क्या होगी? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग AgCl प्रेसिपिटेट, AgCl प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग AgNO3 इन एक्सेस। जब हमारे प्यारे बच्चों इस AgNO3 को हम इन कॉम्प्लेक्सेज में मिलाएंगे तो ये कैसे टूटेगा? इलेक्ट्रोलाइट है ये बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे टूटेगा बताओ जरा। तो आप बताओ, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका Ag प्लस प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा ना। Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस में मेरे प्यारे बच्चों ये टूट गया। तो जब ये Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटा तो ये Ag प्लस इस Cl के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये Ag प्लस इस Cl के साथ रिएक्शन करके AgCl फॉर्म कर सकता है बच्चों, AgCl का फॉर्मेशन कर सकता है। बोलिए हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो जब ये Ag प्लस इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे वर्नर साहब ने क्या कहा कि जब ये Ag प्लस इस Cl के साथ रिएक्शन कर सकता है तो उन्होंने कितने मोल AgCl की एक्सपेक्टेशन की। तो देखिए ये चूंकि एक्सिस में है और यहाँ पर उन्होंने देखा कि 3 Cl माइनस है तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमको 3 मोल AgCl मिलेगा। ठीक, जब यहाँ पर 3 Cl हैं तो ये Ag के साथ रिएक्शन करके 3 मोल AgCl बनाएगा। उनकी अपेक्षा थी, ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, ये उनकी अपेक्षा थी। इट इज हिज एक्सपेक्टेशन, वो इनकी सोच थी, हमारे वर्नर साहब की ये सोच थी कि कितने AgCl हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर जब यहाँ पर जो Ag एक्सेस में प्रेजेंट है और 3 Cl है तो ये एक्सेस Ag 3 Cl के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 3 मोल AgCl, 3 मोल ऑफ AgCl।
यहाँ पर भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पर भी 3 मोल AgCl बनेगा, 3 मोल्स ऑफ AgCl। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि 3 मोल्स ऑफ AgCl बनेगा। और वही चीज यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी 3 मोल्स ऑफ AgCl बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी जब हमारे वर्नर साहब ने बच्चों देखा कि यहाँ पर भी 3 Cl प्रेजेंट है तो उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया कि यहाँ से 3 Cl माइनस मिलेंगे, यहाँ पर भी 3 Cl, तो यहाँ से भी उन्होंने कहा कि 3 Cl हमको मिलेंगे, यहाँ पर भी 3 Cl मिलेंगे, यहाँ पर भी 3 Cl मिलेंगे। वो उनकी सोच थी, अभी उन्होंने एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकाला। और जब यहाँ से 3 Cl उनको दिख गए तो उन्होंने क्या कहा कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स में इस AgNO3 को मिलाएंगे तो इससे कितने AgCl मिलेंगे, इससे कितने AgCl मिलेंगे, और इससे कितने AgCl मिलेंगे, और इससे कितने AgCl मिलेंगे। तो उन्होंने देखा कि जब 3 Cl, उन्होंने देखा कि फॉर्मूले में 3 Cl हैं तो यहाँ पर 3 मोल मिलेंगे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया, अपेक्षा की कि यहाँ से भी हमको 3 मोल मिलेंगे, यहाँ से भी 3 मोल मिलेंगे, यहाँ से भी 3 मोल मिलेंगे, और यहाँ से भी 3 मोल मिलेंगे। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात आई, एक्चुअल रिजल्ट की बात आई AgCl को प्राप्त करने की, तो यहाँ पर उन्होंने 3 मोल सोचा था तो यहाँ पर 3 मोल मिला। बात यहाँ पर उनकी सही हो गई। यहाँ पर 3 मोल उन्होंने सोचा था, यहाँ पर उन्होंने 3 मोल सोचा था, लेकिन यहाँ पर बच्चों उनको मिला कितना, केवल 2 मोल मिला। ये कैसे हुआ भाई? यहाँ पर इन्होंने 3 मोल सोचा था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर इनको 1 मोल मिला। और यहाँ पर उन्होंने 3 मोल सोचा था, लेकिन यहाँ पर उनको 0 मोल मिला, 1 भी मोल का नहीं मिला, 0 मोल मिला। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि चलो भाई यहाँ पर हमने 3 मोल सोचा था, 3 मोल मिल गया, ठीक है। लेकिन जब इन सब में भी 3 मोल हम सोचे थे, क्यों 3 मोल सोचा था उन्होंने इसलिए 3 मोल सोचा कि फॉर्मूला देखा तो सब में 3 Cl प्रेजेंट थे, तो उन्होंने सोचा कि 3 Cl हमको आयन के रूप में मिलेंगे, और जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हर जगह हमको 3 मोल AgCl प्राप्त होंगे। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट उनका बिल्कुल अलग आया। पहले वाले में 3 मोल तो मिल गए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले में उनको 2 मोल मिला, तीसरे वाले में 1, और चौथे वाले में 1 मोल का भी, 1 भी मोल AgCl नहीं मिले, 1 भी मोल AgCl उनको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वही वर्नर साहब की कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है, आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल। तो यहाँ पर तीनों के तीनों मोल AgCl में, यानी तीनों मोल Cl प्रेसिपिटेट हो गए, 3 मोल AgCl मिल गए। यानी यहाँ पर जो तीनों Cl थे वो प्राइमरी वैलेंसी में थे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। यहाँ पर केवल 2 मोल मिले, यानी जो 1 Cl था वो सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया, इसलिए आयोनाइज नहीं हुआ। यहाँ पर 1 मोल मिले, यानी जो बाकी के 2 Cl थे वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए, और यहाँ पर 1 भी मोल AgCl का नहीं मिला, यानी तीनों के तीनों Cl सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए। तो इस आधार पर हमारे वर्नर साहब ने अपने थ्योरी को प्रूफ किया कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर देखिए प्राइमरी वैलेंसी 3 Cl थे, तो जो प्राइमरी वैलेंसी थी तीनों की तीनों आयनाइज हो गई, तो 3 मोल मिल गए। यहाँ पर 5 तो सेकेंडरी वैलेंसी थे, लेकिन जरूरत कितने की थी, 6 की, तो 1 Cl सेकेंडरी में चला गया, इसलिए 2 मोल मिले, यानी सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर नॉन आयोनाइजेबल होती गई। तो हमारे वर्नर साहब की थ्योरी बच्चों इस प्रकार से प्रूफ हुई कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने तरह की वैलेंसियाँ होती हैं, 2 तरह की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जिसमें प्राइमरी आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल होती है। जब प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी का रोल प्ले करेगी तो वो आयोनाइज ना होकर के नॉन आयोनाइजेबल हो जाएगी, और यही कारण था कि हमारे वर्नर साहब अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में या अपने थ्योरी को बताने में सफल हुए कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयोनाइजेबल होगी और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होगी। अब एक चीज़ और, इस तरीके से आपको समझ में आया
कि हमारे जो एक्चुअल था उनको ये पता चल गया कि यहाँ पर 3 मोल AgCl है, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 भी नहीं है। यानी इन सभी रिजल्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 तरह की वैलेंसी होगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आयोनाइजेबल होगी, सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल होगी। तो इस तरीके से हमारे वर्नर साहब का ये प्रेसिपिटेशन मेथड जो था वो प्रूफ हुआ बच्चों, और वर्नर साहब की कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो थी वो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से वेरीफाई हो चुकी है, दोनों तरफ से वेरीफाई हो गई। तो बच्चों देखो, हमने आपको क्या बताया कि जब AgNO3 के साथ मेरे प्यारे बच्चों, AgNO3 के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमको 3 मोल यहाँ पर AgCl मिले, यहाँ पर केवल 2 मोल AgCl मिले, यहाँ पर केवल 1 मोल मिला और यहाँ पर 1 भी मोल नहीं मिला। क्योंकि हमारे वर्नर साहब ने हर जगह 3 मोल AgCl की अपेक्षा की थी। उन्होंने क्या देखा था कि हमको हर जगह 3 मोल AgCl मिलने चाहिए, लेकिन एक्चुअली उनको यहाँ पर तो 3 मोल सोचा तो 3 मोल मिला, लेकिन यहाँ पर उनको केवल 2 मोल मिला, यहाँ पर केवल 1 मोल मिला और यहाँ पर 1 भी मोल AgCl प्राप्त नहीं हुआ। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ के क्लोरीन हैं वहाँ उसमें से यहाँ पर 3 मोल तो एक्सपेक्ट किया तो 3 मोल मिला, लेकिन यहाँ पर 2 मोल मिला। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक क्लोरीन था वो किस में चला गया मेरे प्यारे बच्चों, वो सेकेंडरी वैलेंसी में चला गया। यहाँ पर 1 मोल मिला तो बाकी के 2 कहाँ चले गए, सेकेंडरी वैलेंसी में, और यहाँ पर 1 भी नहीं मिला तो तीनों के तीनों क्लोरीन मेरे प्यारे बच्चों कहाँ चला गया, सेकेंडरी वैलेंसी में। जब सेकेंडरी वैलेंसी में गया मेरे प्यारे बच्चों तो ही तो वो नॉन आयोनाइजेबल रहा, अन्यथा वो आयोनाइज नहीं हो जाता। नॉन आयोनाइजेबल यानी आयोनाइज नहीं हुआ, आयन के रूप में नहीं मिला तभी तो AgCl फॉर्म नहीं हुआ, आयन के रूप में नहीं मिला तभी तो AgCl नहीं फॉर्म हुआ। अगर आयन के रूप में मिल जाता तो AgCl बनता ही, क्योंकि Ag तो तुरंत Cl के साथ रिएक्शन करता, और जब ये Cl जो है आयन के रूप में टूटता तभी तो AgCl बनता, और जब नहीं टूटा तो नहीं बना। इसलिए हमको केवल 2 मोल 1 मोल और 0 मोल प्राप्त होते गए। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा, इस आधार पर उन्होंने जो स्ट्रक्चर असाइन किया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज का, वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से था कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों Cl माइनस थे, जो तीनों Cl थे वो प्राइमरी वैलेंसी के रूप में थे, यानी काउंटर आयन के रूप में थे, प्राइमरी वैलेंसी के रूप में थे, यानी आयोनाइजेबल वैलेंसी के रूप में थे। आयोनाइजेबल वैलेंसी बोले तो उनका कोई स्ट्रक्चर में यानी कॉम्प्लेक्स में कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या इसका फॉर्मूला असाइन किया, इसका फॉर्मूला बताया कि कोबाल्ट के साथ जो NH3 हैं वो 6NH3 जुड़े हैं, और तीनों के तीनों Cl जो हैं, जो तीनों के तीनों Cl हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो तीनों के तीनों Cl किसके रूप में हैं, काउंटर आयन यानी आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी के रूप में है। यहाँ पर उन्होंने क्या फार्मूला असाइन किया बच्चों, यहाँ पर उन्होंने फार्मूला असाइन किया कि कोबाल्ट के साथ 5 NH3 तो सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में है, जो NH3 5 हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में तो हैं, लेकिन एक जो Cl यहाँ पर चूंकि 3 मोल का एक्सपेक्टेशन किए थे लेकिन 2 मोल मिला, यानी जो एक Cl है वो भी सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में चला गया है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में चला गया तभी तो यहाँ पर आयोनाइज होकर के नहीं आया। और जब सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में चला गया तो बचा कितना Cl, 2, तो 2 Cl जो बचे वही आयोनाइज होकर के यानी आयोनाइजेबल क्लोराइड के रूप में रह गए, और केवल हमको 2 मोल Cl2 यानी 2 मोल Cl2 यानी कहने का मतलब कि 2 मोल AgCl प्राप्त हुए। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पर उन्होंने क्या फार्मूला असाइन किया, यहाँ पर कहा कि CO के साथ जो NH3 है वो 4 NH3 तो जुड़े हैं, लेकिन इसमें के 3 क्लोरीन का जो एक्सपेक्टेशन किए थे वो उसमें से 2 क्लोरीन जो है वो कहाँ चले गए हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में। क्योंकि आपको पता है कि कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6 होती है, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको पीछे मैंने बताया था। तो ये जो 2 क्लोरीन है कहाँ चला गया, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में, और जब सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में चला गया इसलिए तो यहाँ पर आयोनाइज होकर के आयन के रूप में या यहाँ पर AgCl के रूप में प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर सेकेंडरी वैलेंसी में नहीं जाता तो यहाँ पर भी 3 मोल हमको मिलते, लेकिन मिला कितना, 1 ही मोल मिला। जब 1 मोल मिला तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बाकी के जो 2 क्लोरीन थे वो सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में चले गए, इसीलिए तो आयोनाइज नहीं हुए। तो यहाँ पर Cl2 हुआ और जो 1 क्लोरीन बचा वो
आयोनाइजेबल, इसलिए एक क्लोरीन बाहर था, आयोनाइजेबल था, इसलिए 1 मोल AgCl ही हमको प्राप्त हुआ। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो 3 NH3, यहाँ पर तो तीनों NH3 प्रेजेंट हैं ही हमारे कोबाल्ट के साथ, तीनों के तीनों NH3 तो प्रेजेंट हैं ही, साथ में तीनों Cl इसके अंदर चले गए हैं, साथ में तीनों Cl सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में चले गए हैं। और जब तीनों Cl सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए मेरे प्यारे बच्चों, जब तीनों Cl सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए, इसलिए यहाँ पर 0 मोल AgCl का प्राप्त भया। क्यों 0 मोल प्राप्त हुआ? क्योंकि तीनों के तीनों Cl कहाँ चले गए हैं? सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में चले गए हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसी के रूप के लिए कोई Cl बचा ही नहीं है। और जब प्राइमरी वैलेंसी के लिए कोई Cl नहीं बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो यहाँ पर AgCl को प्राप्त होने की जो टेंडेंसी थी, प्राप्त होने की जो संभावना थी, वो 0 हो गई। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाई प्रेसिपिटेशन मेथड था वर्नर थ्योरी का, वो क्या था? तो बच्चों हमारे वर्नर साहब ने कितने तरह के कॉम्प्लेक्सेज लिए थे? ये 4, COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3, ये 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेज लिए थे। जिसको नहीं समझ में आया हो, एकदम इत्मीनान से हमारी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेज लिए, और मेरे प्यारे बच्चों इन चारों तरह के कॉम्प्लेक्सेज में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर भी कितने Cl प्रेजेंट हैं? 3। यहाँ पर भी कितने Cl प्रेजेंट हैं? तो 3। यहाँ पर भी कितने Cl? तो 3। यहाँ पर भी कितने Cl? तो आपका आंसर होगा सीधे 3। तो जब हर जगह मेरे प्यारे बच्चों 3 Cl प्रेजेंट थे, तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि जब इसमें भी मैं AgNO3 को मिलाऊंगा, जब इसमें भी मैं AgNO3 को मिलाऊंगा तो 3 मोल AgCl प्राप्त होंगे, इसमें भी मिलाऊंगा तो 3 मोल, क्योंकि 3 Cl प्रेजेंट हैं तो 3 मोल AgCl मिलेंगे, इसमें भी मिलाऊंगा तो 3 मोल मिलेंगे, और इसमें भी मिलाऊंगा तो 3 मोल मिलेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब एक्चुअली उन्होंने मिलाया तो यहाँ पर तो 3 मोल सोचा था तो 3 मोल प्राप्त हो गए, यहाँ पर उनको बात पेट में पच गई। लेकिन जब वो यहाँ आए तो सोचे थे बेचारे कि 3 मोल प्राप्त होगा, लेकिन हुआ केवल 2 मोल। यहाँ पर तो और गड़बड़ हुआ, यहाँ पर 3 मोल सोचे थे लेकिन मिला कितना? 1 मोल, और यहाँ पर 3 मोल सोचे थे तो मिला कितना? 1 भी मोल नहीं मिला। तो यहाँ से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 तरह की वैलेंसी है, एक आयोनाइजेबल वैलेंसी है जो आयोनाइज हो रही है, और एक नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है जो नॉन आयोनाइज हो रही है। तो जो आयोनाइज हुई उस वैलेंसी को उन्होंने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी। क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी। और जो नॉन आयोनाइजेबल थी उसको उन्होंने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। और इस आधार पर, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के आधार पर उन्होंने फॉर्मूला ये साइन किया। यहाँ पर तीनों मोल जो AgC जो क्लोरीन के थे वो क्या हो गए? आयोनाइज हो गए, यानी AgCl के रूप में प्राप्त हो गए, यानी तीनों के तीनों जो Cl थे वो काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट रहे, यानी आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी के रूप में प्रेजेंट रहे, यहाँ से टूट करके आयोनाइज हो गए। यहाँ पर उन्होंने 2 मोल प्राप्त किया Cl2, तो कहा कि केवल 2 Cl आयोनाइज होने वाले हैं, बाकी के 1 Cl सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो गया, यानी नॉन आयोनाइजेबल हो गया है। और इस तरह से उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया दूसरे वाले कंपाउंड का। यहाँ पर कहा उन्होंने, यहाँ पर कहा कि जो एक क्लोरीन है वही केवल आयोनाइज हो सकता है, बाकी के जो 2 क्लोरीन है बच्चों वो क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए वो आयोनाइज नहीं हुए। और यहाँ पर तीनों के तीनों क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 भी मोल हमको AgCl का प्राप्त नहीं हुआ। और एक चीज उन्होंने यहाँ से और निष्कर्ष निकाला कि कभी कभी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी का भी रोल प्ले करती है। देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी का भी रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर ये 2 क्लोरीन प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पर तीनों क्लोरीन प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पास कितनी तरह की वैलेंसी होंगी? 2 तरह की वैलेंसी, जो हमारे वर्नर साहब ने थ्योरेटिकली कहा था।
फिर कहा कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी देखिए वास्तव में आयोनाइज हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइज होगी, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर देखिए नॉन आयोनाइज रह जा रही है। तो इस प्रकार से हमारे वर्नर साहब की कोऑर्डिनेशन थ्योरी मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ हुई एक्सपेरिमेंटली बाय प्रेसिपिटेशन मेथड, और ये मेथड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जब हमारे वर्नर साहब ने यहाँ पर आयन का रेशियो निकाला, आयनिक रेशियो, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का जो रेशियो मिला यहाँ पर 1:3 का मिला। यहाँ पर जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन का रेशियो मिला 1:2 का मिला, यहाँ पर 1:1 का मिला, और यहाँ पर 0 रेशियो मिला। यहाँ पर कोई पॉजिटिव और निगेटिव आयन का रेशियो ही नहीं मिला। मैं फिर से बता दूं कि जब हमारे वर्नर साहब ने यहाँ पर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो कैलकुलेट किया, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज वाले आयन यहाँ पर प्राप्त हुए। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रेशियो 1:1 का प्राप्त हुआ, यहाँ पर 1:1, यानी देखिए एक पॉजिटिव बनेगा और ये एक निगेटिव बनेगा। यहाँ पर ये एक पॉजिटिव बनेगा और ये 2 निगेटिव बनेंगे। यहाँ पर एक ये पॉजिटिव बनेगा और ये 3 निगेटिव बनेंगे। यहाँ पर एक ये पॉजिटिव बनेगा और एक ये निगेटिव बनेगा। यहाँ पर कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव नहीं बनेगा। यानी इस प्रकार से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो वर्नर साहब की जो थ्योरी थी उसको हमने एक्सपेरिमेंटली प्रेसिपिटेशन मेथड से प्रूव किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको समझ में आया? तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने अनुभवों को। तो इसी के साथ आज के लेक्चर के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। फिर अगले लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, और अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म पर आधारित होगा। तो फिर अगले लेक्चर में आइसोमेरिज्म के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद सूरज सर। बाय बाय, सी यू।